हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग द्विघात समीकरण का परिचय करेंगे, यानी इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण क्या होता है, इसका क्या उपयोग है, कैसे द्विघात समीकरण बनाया जाता है, इसका मानक रूप क्या है और इसको हल कैसे करते हैं, इस के बारे में यहाँ पर शॉर्ट में आपको एक ब्रीफिंग दी जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप अपने यहाँ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, कि जैसे हम चर x में कहें तो देखिए चर चूंकि x y z या कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर x में चूंकि प्रचलन में है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये प्रचलन में है, तो इसलिए x कहा जा रहा है कि चर x में एक द्विघात समीकरण जो है ax² + bx + c = 0 की होती है, जहाँ a b c क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। a कैन नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब यह है कि अगर भाई देखो, अगर x² का गुणांक 0 हो जाएगा तो फिर वो दो घात का कहाँ बचेगा, वो फिर तो एक घात का हो जाएगा या फिर अचर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² + x - 300 = 0। ठीक है, या फिर 2x² + -3x + 1 = 0, 4x - 3x² + 2 = 0, या फिर नेक्स्ट है 1 - x² + 300 = 0। कहने का मतलब यह है कि देखिए आपके पास जो a है वो 0 नहीं होना चाहिए, x² गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि 7x² + 2 = 0, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। या हमने कह दिया x² - 7x, तो ये भी एक द्विघात समीकरण है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पहले वाले अगर समीकरण में बात करें, इसमें हम बात करें तो इसमें x का पद नहीं, अर्थात b 0 है। यहाँ क्या है, 0, b 0 है, लेकिन फिर भी द्विघात समीकरण है चूँकि a तो 0 नहीं है। आप इसमें बात करें तो इसमें आप अगर हम देखते हैं कि इसमें क्या 0 है, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं, अर्थात c 0 है, तो यहाँ c 0 लगे, लेकिन फिर भी ये द्विघात समीकरण है। हो सकता है कि b और c दोनों 0 आ जाएं। जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए x² = 0। अभी आप देख सकते हैं इसमें तो दोनों यानी b भी 0 है और c भी 0 है, चूँकि ना तो x का पद है ना ही अचर पद है। ठीक है, लेकिन x² का पद है, अर्थात x² गुणांक क्या है यहाँ पर 1, या कुछ भी हो, 2 हो जाए 3 हो जाए, तो x² गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देखिए, यहाँ बहुपद के में आपको बताया गया था कि द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी बताई गई है कि कोई भी समीकरण जो कि p(x) = 0 है होना चाहिए, तो उसको हम द्विघात समीकरण कहें कब, जहाँ पर p(x) घात 2 का एक बहुपद होना चाहिए। p(x) क्या होना चाहिए, घात 2 का एक बहुपद होना चाहिए, तो p(x) = 0 का हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसका मानक रूप जो होता है वो घातों के घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, और वो ये होता है जो कि चर्चा आपको यहाँ पर अभी की गई है। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर के अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ों का अध्ययन करने वाले, कुछ प्रमुख बिंदुओं को जिनको इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा, वहाँ यहाँ पर संक्षेप में हम उनकी एक ब्रीफिंग देंगे, यानी मुख्यतः बताएंगे। डिटेल में आगे के वीडियोज़ में बताई जाएंगी चीज़ें। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट तो आपको बता ही दिया गया है कि उसका मानक रूप क्या होता है, x² + bx + c = 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, a b c वास्तविक संख्या है। फिर द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं, तो देखिए जैसे x के स्थान पर कोई भी ऐसा मान रखा जाए जो इस समीकरण को संतुष्ट करे, तो वो क्या कहलाएगा, मूल कहलाएगा। देखिए मूल और शून्य की पिछले वीडियोस में आपको मूल क्या होता है और शून्य क्या होता है वो चीज़ें आपको स्पष्ट करके बताई जा चुकी हैं, तो यहाँ पर हम उस चीज़ की चर्चा नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई उसके अनुसार कि यदि हम ये कहते हैं कि एक वास्तविक संख्या, यहाँ पर ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा को द्विघात समीकरण का मूल कहा जा सकता है। अगर कहेंगे तो कब कहेंगे, जब x² के स्थान पर भी आप अल्फ़ा रख दीजिए और x के स्थान पर भी अल्फ़ा रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, a∝² + b∝ + c = 0। अगर ये ऐसा है तो फिर हम अल्फ़ा को क्या कह सकते हैं, द्विघात समीकरण का एक मूल कह सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात आती है कि मूलों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मूलों की संख्या 2 मूल होते हैं, यानी यूँ कहें कि अधिकतम 2 मूल होते हैं। इसी को हम थोड़ा सा और सुधार करके कहें तो अधिकतम कितने मूल होते हैं, अधिकतम मैक्सिमम कितने मूल होते हैं, 2। ठीक है, तो थोड़ा सा ये बात कई तरीके से कही जा सकती है। जैसे हम कहें अधिकतम 2 मूल होते हैं, मतलब कि
क्या 2 से कम मूल भी हो सकते हैं? तो हाँ, वास्तविक मूलों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हो सकता है कि कोई भी मूल ना हो, ठीक है। तो इसलिए अधिकतम 2 मूल होते हैं, मतलब 2 मूल मिलेंगे ऐसा 2 मूल वास्तविक मिलेंगे ऐसा कोई कन्फर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम सभी संख्याओं के रूप में बात करेंगे, यानी कि वास्तविक और समित संख्याओं यानी कि काल्पनिक संख्याओं के सभी के बारे में बात करेंगे, तो तब निश्चित हो जाता है कि फिर द्विघात समीकरण के 2 मूल निश्चित तौर पे होते ही हैं, ठीक है। तो इस बात को आपको क्लियर कर लेना है कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या 2 होती है जब हम ये बात करते हैं कि जो मूल हैं वो चाहे वास्तविक हों चाहे काल्पनिक हों। लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं, मूल केवल वास्तविक होने चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि अधिकतम मूलों की संख्या यानी मूलों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है, अर्थात 2 से कम, अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मूल ना हो, ठीक है। तो खैर आगे बात करते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण के हल करने की विधियाँ कितनी हैं? गुणनखंड के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा और द्विघात फार्मूले के द्वारा, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ पर आपको डिस्कस किया जा रहा है, गुणनखंड करना आपको आता ही है। पूर्ण वर्ग विधि इसी चैप्टर के अंतर्गत अगले वीडियोस में डिस्कस की जाने वाली है। फिर यहाँ पर 5th पॉइंट में आप जैसे पढ़ रहे हैं कि द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के निम्न मूल हैं। पहला है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरा है कामा लगा करके किया जा रहा है, यहाँ कामा है देखिए, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दरअसल आप इसकी डिटेलिंग भी बाद में पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, द्विघात सूत्र के नाम से जाना जाता है, या यूँ कहें श्रीधराचार्य जी महान गणितज्ञ जो थे उन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था, इसलिए उनके नाम पर हम लोग इस फार्मूले को, इस सूत्र को श्रीधराचार्य सूत्र के नाम से भी जानते हैं। यानी एक्स की इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या है? विविक्त कर है, जो कि अगले पॉइंट में डिस्कस किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और इस डी यानी डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर, विविक्त कर के आधार पर मूलों की प्रकृति के बारे में हम बात कर सकते हैं कि मूल कैसे होते हैं, यानी कि वास्तविक होंगे, नहीं वास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, इन सब के बारे में और भी डिटेल प्रकार से हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 पॉइंट में जैसा कि लिखा हुआ, मूलों का स्वभाव, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो वास्तविक और मूल असमान मूल होंगे, डी का मान 0 हो तो वास्तविक और समान मूल होंगे, और डी का मान 0 छोटा हो तो अवास्तविक यानी कि काल्पनिक मूल होंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको अभी यहाँ शुरुआत में थोड़ा सा ब्रीफिंग की गई है, एक मुख्यतः रूप में बताया गया कि इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, और भी व्यवहारिक बहुत सी समस्याएं होंगी, उनको हम इसी चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो फिलहाल आपको केवल एक परिचय के दृष्टिकोण से ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, बाद में इन सभी के लिए अलग से वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा इन चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन एक उदाहरण के माध्यम से समझाई जा रही बात, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। उसमें पहली स्थिति आपको यहाँ पर डिस्कस की जाने वाली है, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो जान है और जीवंती, अगर इन दोनों के कंचों की संख्या मिला दी जाए तो कितने हैं? 45, ठीक है। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जान के भी 5 कंचे खो जाते हैं और जीवंती के भी 5 कंचे खो जाते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या जो है उनका गुणनफल कितना है? 124 यानी 124 है। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, ठीक है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए अभी यहाँ पर आपको हल करना नहीं है, यानी ये ज्ञात नहीं करना कि कितने कितने कंचे थे, बस एक समीकरण बना देना है जिससे कि हम ये सारी, अगर हम चाहें तो कंचों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखा गया कि माना जान के कंचों की संख्या x थी, और तो जीवंती कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 45 माइनस x। क्यों? चूंकि दोनों का मिला के कितने थे? 45 थे, तो अगर एक के पास x है दूसरे के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस x हो जाएंगे। फिर लिखते हैं जान के पास 5 कंचे खो देने के पश्चात बचे कंचों की संख्या, तो x माइनस 5 हो जाएगी, चूंकि पहले x थे तो अब हो जाएगी x माइनस 5। जीवंती के पास की अगर हम बात करें, जीवंती के पास 5 कंचे खोने के पश्चात बचे कंचों की संख्या, तो 45 माइनस x थी, तो उसमें 5 और माइनस कर दिया गया तो हो जाता है 40 माइनस, ठीक है। अच्छा,
अब उनका गुणनफल किया जाए, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस एक्स, दोनों के बचे हुए कंचों की संख्या जो इनका गुणनफल किया जा रहा है, तो आता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 200। और दिया क्या गया है कि गुणनफल किसके इक्वल है, 124 यानी कि 124 है। ठीक है, तो गुणनफल को बराबर कर देते हैं, तो इससे एक समीकरण बन रहा है आपका कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 इक्वल टू 124। 124 को आप इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस में आकर के इधर जुड़ जाएगा 200 के साथ में, तो माइनस का 324 हो जाता है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब अगर हम माइनस कॉमन कर लें यहाँ से तीनों में, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाता है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 बन जाता है। ठीक है, अतः जान के पास जितने कंचे थे उसका जो समीकरण है इस कण को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं। आगे हल भी किया जा सकता है, जिसकी गुणनखंड कर लीजिए, चाहे सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं या फिर पूर्ण वर्ग बना करके कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी डिस्कस किया जाने वाला है, उदाहरण है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी कोई भी द्विघात समीकरण लगेगा कि हाँ वो है या नहीं लगेगा कि वो नहीं है, लेकिन हमें पूर्णता कैसे पता चलेगा, कन्फर्म कैसे हो जाएंगे हम लोग कि नहीं ये द्विघात समीकरण है अथवा नहीं है, तो उसको सिंप्लीफाई करने का करेंगे। सिंप्लीफाई करने का मतलब यह है कि उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने का प्रयास करेंगे। अगर इस रूप में हम लिख पा रहे हैं समीकरण को तो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो नहीं है। लिखने का प्रयास करने का मतलब और स्पष्ट कर दें हम यहाँ पर, कहने का मतलब यह है कि अगर हमारे पास इसी प्रकार के 3 पद हैं, यानी कि जिसमें a b c हैं, b और c 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं हो सकता। ठीक है, जो मानक रूप बताया गया है, अगर इस मानक रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं तो ठीक है। अब किसी में 3 घात का भी एक पद आ जाए, 4 घात का आ जाए, या और कोई बड़े घात का पद आ जाए, या फिर एक्स स्क्वायर का ही पद ना हो, तो फिर हम उसको द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं बायां पक्ष था आपका, इसका एक्स पहला पार्ट लिया जा रहा है, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको हल करके देखिए तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर से प्रसार हो जाता है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका विस्तार करने पर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और प्लस का 1 ये था तो प्लस का 1 आपका यानी बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आपको क्या दिया गया, देखिए यहाँ पर 2x माइनस 3 दिया गया है, तो इसके स्थान पर तो ये आप लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब इसको तरीके से इसको 2x माइनस 3 को हम जब इधर ले आएंगे तो माइनस का 4x माइनस का 2x माइनस का 6 हो जाएगा, x हो जाएगा, और 5 प्लस 3 आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर समीकरण क्या बन जाता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, यह देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है यहाँ पर, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का है, अतः दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इसमें कहा गया है, देखिए कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, तो इसको भी हल करके देखते हैं क्या आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहले LHS हल किया जा रहा है। LHS में क्या है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, तो x का अंदर गुणा कराएंगे तो x का x में गुणा तो एक्स स्क्वायर, फिर 1 में हो गया तो x प्लस 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये बायां पक्ष हो गया आपका। दाहिने पक्ष की बात करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है आपके पास कितना, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, दोनों गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी वाले आइडेंटिटी से किया जा रहा है। फिर दोनों, यानी ये बाएं पक्ष का मान ये आता है, दाहिने पक्ष का मान आता है, दोनों को लिख करके अब हल करना है हमें। तो इधर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, तो 0 एक्स स्क्वायर आ जाता है, या फिर एक्स स्क्वायर लिखा ही ना जाए, और 4 इधर आ जाता है तो 8 में ऐड हो जाता है, यानी x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं है, अर्थात कह सकते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, 0। तो a की वैल्यू 0 तो हो ही नहीं सकती है, यानी एक्स स्क्वायर गुणा 0 नहीं हो सकता है, तो फिर ये तो क्या हुआ, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरीके से लिख देंगे हम यहाँ पर, यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के प्रकार का समीकरण नहीं है, इसलिए दिया हुआ समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपको इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चंस पढ़ने के लिए कुछ मिलेंगे। यहाँ पर जिस वीडियो में जो भी शुरुआत में आपको ब्रीफिंग की जा रही है, वो मेन चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, क्या क्या इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। आप इस पूरे चैप्टर को अपने बुक से रीड करें, इस वीडियो को देखें,
और एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर अपने साइज के क्वेश्चन सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। तभी ये चीज़ें आपको बेहतर ढंग से समझ में आ पाएंगी। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी।